हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट समिट्स और बड़े बड़े ग्रुप्स जो बड़े बड़े कंट्रीज लोगों ने बनाए हैं, कुछ न कुछ पर्पज से बनाए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से, रीजनल पर्पज से, इन्वायरमेंट पर्पज से। तो वो जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उनको मैं अच्छे से कराने वाला हूँ, और आप लोग अपना ध्यान एकदम इसी भी स्क्रीन पे रखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, तब आप लोग को याद हो जाएगा। मैं आप लोगों को याद भी करा दूंगा। और ठीक है फिर। और अपना दिमाग खोल के रखिएगा, बस दिमाग खोल के रखेंगे तो अभी याद हो जाएगा, वरना कभी नहीं होगा। हम बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, याद करवा के मानेंगे। ठीक। तो देखिए, जैसे पहला क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स देखो, अभी रिसेंटली हो रहा है, अभी रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, जैसे कि आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा है। यहाँ जो ब्राजील में जो हो रहा था, अभी भी हो ही रहा है, रियो दी जेनेरियो। तो इसको हम लोग कैसे, देखो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ठीक। तो हमको थोड़ा स्लो ले जाना होगा ना। ठीक। तो देखो, ये हुआ था 2009 में, तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे 2009 में। तो देखो, अब ये फर्स्ट वाला है, तो इसको हम लोग से भी याद रख सकते हैं कि 2009 का वाला है। लास्ट लास्ट में हम लोग को जब दिक्कत होगा उस टाइम हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसमें कौन कौन सा कंट्री जाता है, इसको हम लोग कैसे पता चलेगा। तो इसको पता चलेगा कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखो, पहले तो ब्रिक्स पता है हम लोग को। ब्रिक्स मतलब क्या है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये तो हम लोग को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पांच गो कंट्री है। ठीक। तो ये पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, फिर उसमें 2010 में जो आया ना, फिर उसमें ये आया साउथ अफ्रीका। और 2024 मतलब पिछले ही साल आया है ये, पांच कंट्री आया। तो उसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। पहले आप पहले इसको देख लीजिए, हाँ क्या क्या है ये देख लीजिए। पहले मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ। तो रुकिए, ये क्या है बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब हो गया। साउथ अफ्रीका ये सब पहले से था। अभी कौन कौन सा आया देखिए। अ, अफ्रीका में दो गो आया है, एक इथोपिया और एक इजिप्ट। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि दो गो ई से रिलेटेड है। ठीक। फिर मिडिल ईस्ट में तीन गो आया, एक है सऊदी अरबिया जो बहुत बड़ा कंट्री है, फिर एक ईरान है, ईरान भी बड़ा कंट्री है, और एक है यूएई। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, पहला वाला तो हम लोग याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स, BRICS, हर एक से एक एक आ गया। और जो पांच है उसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, SUI, और उसके बाद ये जो अफ्रीका वाला दो दो गो है, SUI, और ई से, एक से इथोपिया और एक से इजिप्ट, और इससे सऊदी अरबिया, यूएई और ईरान। तो इसको हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। देखो, ब्रिक्स ब्रिक्स हो गया एक, और एक हो गया सुई। तो याद रख सकते हैं, इतना तो इजी है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार मेरे साथ बोल सकते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और सुई से सऊदी अरबिया, यूएई, फिर आई से आया ईरान, और ई से इजिप्ट, और ई से अम, इथोपिया। तो बस ये सब कंट्रीज था। तो मैंने ये दिखा दिया। अब ये बना क्यों, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, और इस साल हुआ क्या, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं ये। मैं अपना फेस थोड़ा हटा रहा हूँ। तो ये ठीक है। देखिए, ये हुआ कहाँ है इस साल, मिटा रहा हूँ मैं सबको। ये हुआ है इस साल ब्राजील में। ये गलत है कि पता नहीं ये कौन सा जगह है। ये ओरिजिनल, ये जो सिटी का नाम है, रियो दी जेनेरियो नाम है, ब्राजील में है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, ब्रिक्स कहाँ हुआ है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रिक्स, BRI, और ये BRA। इजी ये याद रखने का, कोई हार्ड नहीं है। BRE BRA बराबरी हो जाएगा। मीनिंग मत लिखा लिएगा इसमें। और ये एनुअल समिट है, और ये कब बना है, 2009 में है, और 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। तो ब्रिक्स कब बना, तो 2010 में। और नॉर्मल अगर पूछा तो 2009 में, और 2024 में पांच और जुड़ गया। ये लाइव नाउ का मतलब अभी चल रहा है, अभी इसमें चल रहा है। ये बना किस लिए था, ब्रिक्स ब्रिक्स बना था इसके लिए, जो डॉलर है ना, डॉलर, डॉलर का उस टाइम पे वैल्यू बहुत ज़्यादा था, और ये अपना वैल्यू ओवर रिलायंस बढ़ा ही रहा था। तो इसको घटाने के लिए, इसको कम करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज लोग इसको पूरा एकदम वैल्यू बढ़ा के रखा था। इसको कम करने के लिए जो हम लोग का ईस्टर्न साइड का जो कंट्रीज है, और कुछ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी है, तो इससे ओवर रिलायंस को कम करने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया था, ब्रिक्स। तो इसमें जो भी कंट्रीज है, इन लोग चाहता था कि हम लोग डॉलर का वैल्यू को थोड़ा कम करें। इन लोग यहाँ तक कि करेंसी भी अपना लाने वाला था। तो अब पता नहीं करेंसी अभी तक आया क्यों नहीं। तो इन लोग लाने वाला था, बहुत कुछ आइडिया सोचा हुआ था, लेकिन मेन पर्पज तो इसका इकोनॉमिक पर्पज ही था। और वेस्टर्न डॉलर का जो कम करना है वही था। तो देख लेते हैं इसका क्या क्या है। जैसे प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमॉन्ग इमर्जिंग कंट्रीज, ये है मतलब इमर्जिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उस सब के बीच में ये कराना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब या हो सकता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब क्या है, एक FTA हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
एक हो सकता है कस्टम ड्यूटी, सारा जो कंट्री जो ग्रुप है वो बाहर वाला कंट्री से सेम सेम परसेंट में टैक्स लगाएगा, ऐसा कुछ कुछ हो सकता है। कुछ कुछ या फिर एक दूसरे कुछ फिक्स परसेंटेज में ही इन लोग ट्रेड करेगा, ये सब चीज़ होगा, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी इजी है, हालांकि ये जानना जरूरी नहीं है, जो छोटा एग्जाम दे रहा है उन लोग के लिए तो बस यही काफ़ी है। ये 2010 में बना है और ये इस साल सबमिट कहाँ हुआ था, रियो दी जेनेरियो में, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को जरूरी है, उन लोगों को करना पड़ेगा। तो ये हम बताएं कि ये जो डॉलर का ओवर रिलायंस को कम करने के लिए बनाया गया था, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक तो हर चीज़ में जुड़ जाता है, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। क्रिएट ए काउंटर वेट टू वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस, ये तो मैंने कहा जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस है उनको काउंटर अटैक करने के लिए लाया गया था। रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस, तो आपको पता ही होगा कि वेस्टर्न का ही पूरा गवर्नेंस भरा हुआ है, मतलब वेस्टर्न साइड का जो कंट्रीज है, वेस्ट चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो, वही पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखा है, और हम लोग को बात सुनता नहीं। हम लोग कुछ भी मीटिंग वूटिंग होता है ना, तो हम लोग को बात को सुना नहीं जाता। तो इसके लिए क्या किया उन लोगों ने, हम लोग को बोला कि नहीं, हम लोग को बात को ऐसे नहीं सुन रहा है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग अपना ग्रुप बनाना चाहिए ताकि इन्फ्लुएंस कर सके उन लोगों को, प्रेशर दे सके। तो इसीलिए ग्रुप बना था, ये भी एक रीजन है। ठीक है। फिर इनहेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द मेंबर सिस्टम, तो वो जो मैंने कहा कि ग्रुप के बीच में एक दूसरे के बीच में भी अच्छे से कॉपरेशन होगा और ट्रेड बढ़ाएगा। एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंज इन द ग्लोबल साउथ, आपको पता होना चाहिए पहले कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। ग्लोबल साउथ मतलब जो भी है ना, 1950s के आसपास जो भी कंट्री ये हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, उसको हम लोग ग्लोबल साउथ बोलते हैं। थोड़ा सा मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं और स्लो हो जाऊंगा। तो 1950s के टाइम पे जो भी कंट्रीज ये हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, उसको हम लोग ग्लोबल साउथ बोलते हैं, क्योंकि जब इन लोग इंडिपेंडेंट हुआ तो इन लोग बहुत गरीब था, इन लोग फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा कम था। तो इन लोग को, और डेवलप्ड कंट्री जितना तो नहीं था, तो इन लोग भी अपने आप को उभारना चाहता था, और ना ही इन लोग के पास उतना पैसा था। तो ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाता है, या फिर इसको इमर्जिंग कंट्रीज भी बोला जाता है। ग्लोबल साउथ इसलिए नाम दिया क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज जो है साउथ का ही है, नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर अफ्रीका हो गया या फिर इधर का एशिया में नीचे तरफ, सारा नीचे का ही है, तो ग्लोबल साउथ इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि बता दिया सब कुछ। रियो दे जेनेरियो 2010, और ब्राजील, बी फॉर ब्री हो गया। अब देख लो इंडिया में इस साल क्या क्या हो रहा है। इंडिया इंडिया का पता है, ब्रिक्स में इस बार बहुत ज़्यादा इसको ये किया जा रहा है, मतलब सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया को। इंडिया एक लीडर के जैसा काम कर रहा है, आप देख भी सकते हैं, फोटो में दिख रहा होगा ये अकेले इंसान। और पिछले अगले नेक्स्ट ईयर सबमिट होने वाला है, कहाँ पे, इंडिया में होने वाला है, इसके बारे में बात हो रहा है। फिर ये इस बार इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। फिर इसके बाद इंडिया में इस बार ये चीज़ का भी, इस चीज़ का भी बात हुआ है कि टेररिज्म के अगेंस्ट बात हुआ है, मतलब टेररिज्म को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। टेररिज्म के अगेंस्ट पूरा एकदम डट कर मुकाबला करना, सभी कंट्रीज को मिल के मुकाबला करना है। तो इंडिया का इसने सबको सपोर्ट भी किया, सबने बात कहा, और बस वही है, कॉल फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉपरेशन को बढ़ाएगा इस सब चीज़ के लिए। फिर ठीक है, ब्रिक्स बैक ग्रेटर रोल फॉर इंडिया। ठीक, आई वार्मली इनवाइट ऑल ऑफ यू टू इंडिया नेक्स्ट ईयर फॉर द ब्रिक्स। आपको पीडीएफ का चिंता नहीं करना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू, नो, रुको, पहले इसको हम लोग पहले एक बार फिर से कर लेते। ब्रिक्स में क्या है, BRICS, ये हो गया। फिर ई से दो कंट्री हो गया, और एस से ये मिडिल ईस्ट में तीन कंट्री, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान। तो ब्रिक्स तो आपको पता ही होगा। इसको मैंने याद करने की टेक्निक क्या बताया, SUI, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मैप भी देख सकते हैं, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अब G7 का बात करते हैं। G7 भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, रिसेंट में हुआ है, 15 दिन पहले। G7 क्या है, ये अमीरों वाला कंट्री है। अमीरों वाला कंट्री का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ग्रुप है जो मतलब बनाया गया था, ओपेक। तो ये क्यों बनाया गया था, ये ना, ये तेल वाला लोग ग्रुप है, तेल वाला जितना भी कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा तेल है जिनके पास, उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। तो उन लोगों ने क्या किया कि ग्रुप बना के कहा कि हम लोग, जैसे ऑटो वाले नहीं होते कि ऑटो वाले अपने ये को फिक्स कर लेते हैं, या फिर कोई भी मार्केट में कोई भी कपड़ा या चीज़ को फिक्स कर लेता है, अपना जो प्राइस होता है वो फिक्स कर लेता है। तो वही इन लोग भी अपना ऑयल का प्राइस को फिक्स कर लिया, और इससे क्या होगा, अगर सबको फिक्स कर लिया तो कंफर्म है कि दाम बढ़ जाएगा। तो वही किया, तो इसके अगेंस्ट में ये G7 बना था। हालांकि G7 में खाली खाली ये है, अमीर कंट्रीज है, और मतलब बहुत ज़्यादा ही अमीर कंट्रीज है। तो याद करने का टेक्निक मैं इसको बता देता हूँ। G7 में 7 मेंबर आपको पता होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, क्या है बता देता हूँ। G7 ये पूरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है, G7 को याद करने की टेक्निक, जूस GF बोल के, जूस GF।
आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे फिर भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका ये सारा कंट्रीज का नाम क्या है। जैसे जे फोर क्या होगा? जे फोर क्या है? जे फोर जापान। जयपुर जापान, सॉरी मुझे मैं भी भूल गया था। जापान, जापान हो गया। यू फोर यूएस हो गया। आई फोर क्या होगा? इटली हो जाएगा, इटली। सी4 कनाडा हो जाएगा, कनाडा। और ई फोर आ जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड ठीक। और जी4 जर्मनी। और ये एफ होता है, सॉरी, एफ। तो जी4 जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस। तो इजी है, इसमें जितने अमीर अमीर कंट्रीज है उस टाइम का। अभी अभी तो होने से चाइना भी रह जाता, लेकिन उस टाइम पे चाइना नहीं था अमीर, तो इसीलिए ये था ठीक। और ये मैंने गलत लिखा है, इटली ये पिछले साल का है, इसको आप ये कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। इस साल जो सबमिट हुआ है ना, ये कनाडा में हुआ है, कानाकिस कनाडा। ये भी कानाकिस भी कनाडा से का ही थोड़ा थोड़ा ये स्पेलिंग है, तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट है। और इंडिया को इनवाइट किया जाता है। इंडिया तो मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को इनविटेशन मिलता है, इनवाइट करता है। हालांकि इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। ये कब बना था? 1976 में जी7 बना था। तो इजी ही है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ये मैंने कह दिया कि ये थोड़ा अमीरों वाला ग्रुप है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा, सब कुछ समझ आएगा। ठीक, तो क्या क्या है? वही अमीरों का वाला ग्रुप है, अमीरों वाला व्हाट्सएप ग्रुप था। तो क्या है देखते हैं। कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज अमॉन्ग द एडवांस इकोनॉमीज का मतलब ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये अमीरों वाला कंट्रीज का बात हो रहा है। एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या था? वही ओपेक था, ओपेक के अगेंस्ट। प्रोमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स तो पता होगा कि ह्यूमन को किसी भी हिसाब से एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी पता होगा। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब राइट टू वोट, राइट टू पार्ट, मतलब पार्टिसिपेट इन द। हाँ, वही डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब भी वही हो रहा है इसमें भी। मतलब आज़ादी आपको मिलना चाहिए, सारा हक मिलना चाहिए। कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्स टू ग्लोबल क्राइसिस एंड सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज में भी इन लोग साथ देगा, और ग्लोबल क्राइसिस कुछ होगा उसमें भी साथ में इन लोग एक दूसरे का साथ देगा। तो वही है। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और कुछ कुछ ये स्टैंडर्ड सेट कर देगा। स्टैंडर्ड मतलब कुछ कुछ रूल सेट कर देगा कि ट्रेड में कि हाँ, हम लोग के अगर यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे तो इतना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है सब में। मैंने कहा था ब्रिक्स में भी ऐसा हुआ, इसमें भी हम लोग को देखने को मिला, जी7 में भी। ये सब में होता है, ये नॉर्मल है, ये आप सब में जोड़ सकते हैं। तो वही है। इसको जूस जी बोल के आप याद कर सकते हैं। जूस जी। जे4 जापान, यू4 यूएस, आई फोर इटली, सी4 कनाडा, ई4 इंग्लैंड, जी4 जर्मनी, एफ4 फ्रांस। इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप मेरे साथ साथ अगर अपना दिमाग खोल के रखेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, ये यूएस यूएस कनाडा, ये है यूके, फिर ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, और ये है जापान। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 ये तो हो गया। अब देखते हैं जी20। अब जी20 क्या है? देखिए, जी7 कब बना था? 1976 में ना। तो इसमें क्या था? अमीरों वाला व्हाट्सएप ग्रुप था, सिर्फ रिच रिच पीपल। तो रिच पीपल था, तो इसमें गरीब लोग नहीं थे। कुछ जैसे गरीब लोग, जैसे मतलब डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया इंडिया, तो सब नहीं था। तो उन लोग सोचा कि अब हम लोग को भी थोड़ा करना चाहिए। इन लोग अपना बना के रखा है, तो हमको भी अपना बना के रखना चाहिए। तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया 20 कंट्रीज का। तो बस यही है, इन लोगों ने बनाया, और इन लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा जी7 करता था वैसे ही जी20 भी करेगा, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने का बात करेगा। बाकी तो कुछ है नहीं। ये कब बना? 1999 में। सोचिए, 1975 76 में एक बना था, और उसके बाद 1999। हाँ, इतना लेट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट हुआ था। जी7 बना, ठीक। और ये भी रियो डी जेनेरियो लेटेस्ट हुआ है, 2024 में एनुअल होता है। तो अभी तक मैंने अच्छा, आप याद कीजिए, ब्रिक्स वाला कहाँ हुआ था? ब्रिक्स जो 2025 का लेटेस्ट था। अच्छा छोड़िए, 2025 नहीं बोलेंगे, लेटेस्ट बोलेंगे। ब्रिक्स लेटेस्ट कहाँ हुआ है? रियो दी जेनेरियो। ये भी नहीं बोलना होगा, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक। फिर उसके बाद जी7 पढ़ा हमने। जी7 कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, कनाडा ने। फिर इसके बाद जी20 पढ़ रहे हैं। जी20 कहाँ हुआ है? लास्ट ब्राज़ील में हुआ है, हाँ, ब्राज़ील में। ठीक, कोई ये नहीं है। और ये ब्रिक्स कब बना था? ब्रिक्स बना था, कब बना था ब्रिक्स? 2009 में। 2009 में ब्रिक था, फिर 2010 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जी7 बना है 1976 में, और जी20 बना है 1999 में। आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने इतना बार इसको लिखा है, आपको याद हो जाना चाहिए। और फिर भी याद नहीं हो रहा, आप वीडियो को दोबारा देखें। ठीक। फिर ये देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? जी7 का मैंने तो कहा कि सारा इकोनॉमिक पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब
एक दूसरे से व्यापार, आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज अमॉन्ग मेजर इकोनॉमीज, तो बड़े बड़े इकोनॉमीज के बीच में ये करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब वही टैक्स से रिलेटेड कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, या फिर हम लोग इतना परसेंट मिनिमम टैक्स लगाएंगे, या फिर फिक्स टैक्स इतना हम लोग लगाएंगे, और बाहर वाला अगर कोई कंट्री हम लोग से ट्रेड करेगा तो हम लोग सब मिलके इतना ही टैक्स लगाएंगे। प्रोमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये इसमें भी हेल्प करता था। फिर एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको पता होगा कि ये 1992 हाँ 1992 के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये क्लाइमेट का बात हो रहा था। 1980s से 90s के बीच में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का बात होने लग रहा था, तो इसीलिए इसको भी जोड़ दिया गया 1999 में, आया ना, क्योंकि 1994 में यूएनएफसीसी आया था। यूएनएफसीसी पता नहीं तो मैं थोड़ा देर में आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड कर दिया, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इंक्लूड ही कर दिया है बस। तो एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा जरूर। फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन डेवलप्ड एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज था उन लोगों के बीच में कैसे ये होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, उसको भी वो भी इसमें इस इन सबमिट में बताया जाएगा, ठीक। कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, और अगर कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जैसे उस टाइम पे आया था ना, उन लोगों को डर बैठ गया था 1970s के टाइम में। इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, तो इसीलिए इन लोगों के ऊपर डर बैठा हुआ था, तो इसीलिए सबको पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इन लोगों ने ये जो इस चीज़ को भी इंक्लूड करके रखा, ठीक है। अभी तक हमने 3 को कंप्लीट कर दिया है, और मुझे लग रहा है थोड़ा फास्ट है, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आप थोड़ा दिमाग खोल के रखेंगे तो हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसका मेंबर को हम लोग कैसे याद रखेंगे, G20 है, 20 मेंबर हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे G20 का ही याद करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसके बाद मतलब G70 एक होता है, G70 उसका हम लोग नहीं याद कर पाएंगे। G70 आपको लग भी रहा है कि G77 एक होता है, ये हम याद कर पाएंगे, याद कर सकते हैं ऐसे तो, इसमें सारा अफ्रीकन कंट्रीज आता है, लेकिन वो गरीबों वाला कंट्रीज है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो बाद में कर लेंगे, पार्ट 2 में आएगा। G20 का देख लेते हैं, G20 को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, जैसे साउथ नॉर्थ अमेरिका का तीनों कंट्री आ जाएगा। तीनों कंट्री क्या क्या आता है, एक आता है कनाडा, एक आता है यूएसए, उसके नीचे आता है मैक्सिको, 3 कंट्री का आता है, तीनों यहाँ आ गया। साउथ अफ्रीका में सिर्फ दो को आएगा, ए बी, ए और बी, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राजील, दो को हो गया, पूरा ये कॉन्टिनेंट खत्म, दोनों कॉन्टिनेंट खत्म। अब आते हैं यूरोप में, यूरोप में पूरा यूरोप आ जाता है, अब ये इटली या ब्रिटेन या ये नहीं देखना, पूरा यूरोप आ जाता है यूरोप में, हाँ, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट को देख ले, हाँ मिडिल ईस्ट को देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट में 2 कंट्री आता है, एक आता है टर्की, याद रखना, याद रखिएगा मिडिल ईस्ट में कौन सा आता है, एक आता है टर्की, एक आता है सऊदी अरबिया, याद रखिएगा। मिडिल ईस्ट में एक आता है टर्की, एक आता है सऊदी अरबिया, ठीक। और इसके बाद नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट है बड़ा वाला, अफ्रीका, अफ्रीका में सिर्फ एक आता है साउथ अफ्रीका, तो ये याद रखना जी। और लास्ट अब बच गया एशिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया बच गया, तो ऑस्ट्रेलिया पूरा आ जाएगा, और एशिया में क्या क्या आएगा, जितना भी आपको पता होगा वो सब आएगा, मतलब जो आपको लग रहा है आना चाहिए, जैसे कि रसिया, हाँ आएगा, चाइना, हाँ आएगा, फिर इंडिया, हाँ आएगा, फिर उसका जापान, हाँ आएगा, नॉर्थ कोरिया नहीं आएगा, साउथ कोरिया आएगा। अब आप बोलेंगे नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं आएगा, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कोरिया का किंग कौन है, ये कौन है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चलता है, तो ये आप लोगों ने ये न्यूज में देखा ही होगा, डिक्टेटरशिप चलता है वहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे ये अपना रूल चलाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपना मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी रखा है, किसी के साथ कोई भेद ये नहीं करेंगे, मतलब ये बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना भी होगा कि नॉर्थ कोरिया कैसा खतरनाक आदमी वहाँ पे है, मतलब वो उसका किंग कैसा खतरनाक है, डिक्टेटरशिप चलता है, तो वो तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, और बाकी सब कुछ होगा। तो मैंने आपको याद दिला दिया, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका में तीनों कंट्रीज आएगा, तीन ही बड़ा बड़ा कंट्रीज है, एक आता है कनाडा, सेकंड में आता है यूएस, थर्ड में आता है मैक्सिको। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका में ए और बी, ए से अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राजील। फिर उसके बाद क्या आएगा, यूरोप, यूरोप में सारा आएगा। फिर उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका में सिर्फ साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो, एक है सऊदी अरबिया, एक है टर्की, ठीक। फिर उसके बाद आता है एशिया, एशिया में जितना हम लोग जानते हैं वो सब आता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया को छोड़ के, जैसे कि मतलब जितना फेमस फेमस है, जैसे रसिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया आया तो इंडिया इंडिया के साथ इंडोनेशिया आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए अब मैं याद क्यों कर रहा हूँ, यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है ये सब का, इसीलिए। और एक ऑस्ट्रेलिया भी है, वो आप कर लीजिएगा, इजी है, मैंने तो अच्छे से कराया, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको हो जाएगा,
ठीक, नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया। ठीक, तो और अगर इसको ध्यान से सुनना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि G7 का सारा आता है, ब्रिक्स का सारा आता है, और कुछ कुछ ऐसे नॉर्मल, हालांकि मैंने मैप से अच्छे से बता दिया है आपको, इस सब का जरूरत नहीं है। ठीक, और इसका ये क्या था, इसका 1999 में बना था, समिट समिट वहाँ हुआ। ठीक है, रियो डी जेनेरो नवंबर, कुछ साल कुछ महीने पहले ही हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, नाटो। नाटो क्या है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा आपको पास्ट का पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 1940s का जब टाइम था, 1940s में क्या हुआ था, तो वो ये बन गया था, मतलब क्या बता रहा हूँ अच्छे से, बता, टेंशन मत लीजिए। एलाइज और एक्सिस, एक तरफ एलाइज बन गया था, एक तरफ एक्सिस। अब आप बोलेंगे ये क्या है, एलाइज एक्सिस मतलब वेस्टर्न कंट्रीज लोगों ने एलाइज बनाया था, और जो ईस्टर्न कंट्रीज है या उन लोगों की तरफ से फार ईस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज लोगों ने ये बनाया था। हालांकि ऐसे हम लोग नहीं देख सकते कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न, मतलब इन लोग डिवाइड हो चुका था। मतलब कुछ कुछ दो दो तरफ से डिवाइड हो गया था। एक तरफ था यूएसए, एक तरफ, और फिर था यूके। मेजर मेजर मैं बता रहा हूँ, उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद था रसिया, फिर फ्रांस, और इधर था जर्मनी। सॉरी, जर्मनी का स्पेलिंग गलत है, जर्मनी। फिर आता है जापान। फिर फिर क्या आता है, फिर और कुछ कुछ आता है, मुझे याद नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था एलाइड एक्सिस में, तो ये जो वर्ल्ड वार टू का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वार टू में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार टू में ऐसे करके यूएस ने लास्ट बम मारा था जापान पे, जो आपको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, और वर्ल्ड वार टू खत्म हो गया था। तो और इसके बाद ये जो यूके और कौन लड़ा था, यूके और फ्रांस या कुछ लड़ा था। यूके भी खत्म हो चुका था, यूके का भी पैसा सारा खत्म हो गया था, फ्रांस का भी खत्म हो गया था, बचा था दो बड़ा बड़ा पावर। मुझे उतना कंफर्म नहीं है कौन कौन सा किधर था, तो क्योंकि नाटो के साथ इसका रिलेशन बहुत, मतलब बहुत डीप में मैं चला जा रहा हूँ, तो इसीलिए ये उतना रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये जो बड़ा बड़ा दो पावर बच गया था, यूएस और रशिया, तो जो पहले एक ही साइड था। लेकिन हुआ क्या कि दो बड़ा बड़ा पावर, दोनों पर बहुत पैसा, भारी पैसा, दोनों ही सोच रहा है कि हम अपना पावर दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो यूएस ने अपना पावर दिखा चुका था, तो रशिया को भी अपने अंदर ना थोड़ा सा, मतलब घुटन टाइप का लग रहा था, मुझे भी दिखाना है, वो जलन टाइप का फीलिंग हो गया। तो यूएस और रशिया दो को बड़ा बड़ा ये बन गए, यूएस और यूएसएसआर, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बन गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने दोनों का जो ये है अलग अलग था, दोनों का जो आइडियोलॉजी अलग था। इसका था कैपिटलिज्म और इसका था सोशलिज्म। तो दोनों जो दूसरे तीसरे कंट्रीज रहते थे, मतलब जो किसको थर्ड वर्ल्ड भी बोला जाता है, मतलब सारे अलग अलग दूसरे दूसरे कंट्रीज उन लोग को मतलब अपने तरफ खींचने की कोशिश करता था, या फिर बोलता था कि तुम किसके तरफ हो, इसके तरफ कि इसके तरफ। तो कोई इधर हो जाता था, कोई उधर हो जाता था, इंडिया किसी की तरफ नहीं था। तो इन लोगों के बीच में कोल्ड वॉर भी चला रहता था, मतलब इनडायरेक्टली वॉर करते थे, हेल्प करते थे। तो इन लोगों ने कहा अब ऐसा हो रहा है और दोनों पूरा एक दूसरे का टक्कर वाला हो गया है, तो अब कुछ करना चाहिए। तो इसलिए यूएस ने बनाया नाटो। नाटो बनाया, नाटो में क्या होगा, नाटो बनाया, नाटो में बोला कि यूएस में सारा जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है या फिर जो यूएस को सपोर्ट करता है वो सब सारा इसमें हो आएगा, इसका मेंबर बन सकता है। और ये क्या करेगा, नाटो में अगर कोई भी नाटो कंट्री का मेंबर के ऊपर कोई भी अगर हमला किया, बाहर का कंट्री, तो नाटो कंट्री के अंडर का जो सारा कंट्री जो आता है वो सारा मिलके उस कंट्रीज को मारेगा। जैसे मान लीजिए नाटो का मेंबर है यूके, यूके यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड के ऊपर कौन कौन हमला कर रहा है, रसिया हमला कर रहा है, नहीं रसिया तो ठीक है, रसिया ही मान लेते हैं, रसिया हमला कर रहा है, हाँ। रसिया अगर इसमें हमला कर रहा है ना, तो यूके पे हमला कर रहा है, तो नाटो के अंडर का जितना भी कंट्रीज है वो सारा ये रसिया को हमला करेगा, पूरा खत्म कर देगा इसको, सारा मिल के खत्म करेगा। तो ये बनाया गया था। ठीक है, ये तो बनाया, मैंने बता दिया। तो इसके अगेंस्ट, इसको काउंटर अटैक करने के लिए रसिया ने भी अपना बना लिया। रसिया ने क्या बनाया होगा, वार्सो वार्सो एक्ट बोल के, या वार्सो पैक्ट वैसा करके कुछ कुछ एक बनाया। तो इसमें भी वही सेम चीज़ कहा कि अगर इसके अंडर का कोई भी कंट्रीज को अगर आप ये करेंगे तो पूरा ग्रुप मिलके मारेगा। लेकिन ये उतना फेमस नहीं हुआ, उतना नहीं चला, ये टूट गया वैसा। तो मतलब ठीक है, अब है तो है। तो मैंने नाटो का कह दिया, नाटो क्या है, वही मेन चीज़ तो इसका यही है कि वो ये करेगा, मारने मतलब मारेगा अगर इसको कोई भी मारा तो। ये कब बना, 1949, जैसा कि 1948 में वॉर खत्म हुआ, 1948 या 45 में खत्म हुआ था आई थिंक, मुझे याद नहीं है, 45 46 ऐसे कुछ टाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा है कब खत्म हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ये नाटो बना होगा। तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल हो गया इसका। रिसेंट इसमें भी समिट होता है,
तो ये हैग में हुआ है, हैग नीदरलैंड। नीदरलैंड 2025 का समिट है। और ये कभी भी होता है, कभी मन करता होता है, वे टाइपिकली एनुअली, ऐसे तो साल में एक बार होता है। 1949 याद कैसे करेंगे इसको? हाँ, उसी से याद रख सकते हैं कि ये नाटो। हाँ, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आप, देखते देखते मेरे को पता चल गया कि इसमें कैसे याद रखा जा सकता है। एन फॉर नाइन, एन फॉर नाइन, 1949। ऐसा ये तो पता होना चाहिए कि ये 1940s का ही पार्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर उसी टाइम खत्म हुआ था। तो 49 होगा, नाटो का बात हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस फॉर मेंबर कंट्रीज, तो मैंने ये बता दिया अच्छे से, मेंबर कंट्रीज को अच्छे से सबको डिफेंस मिलेगा, कलेक्टिव डिफेंस मिलेगा। प्रमोट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन नॉर्थ अटलांटिक एरिया, तो नॉर्थ अटलांटिक एरिया जो है ना, उसमें पूरा सिक्योरिटी रहेगा। जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसमें पूरा सिक्योरिटी रहेगा, स्टेबल रहेगा। काउंटर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेररिज्म, और सिक्योरिटी थ्रेट्स आएगा कुछ बाहर से, तो आपको पता ही है कौन देगा, रसिया या कोई और टेररिज्म होगा तो उसको भी काउंटर करने में हेल्प करेगा। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिटर्नेंस एंड डायलॉग्स, तो ये डिटर्नेंस और डायलॉग से ही कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करेगा। डिटर्नेंस मतलब अवॉइड करके, मतलब वॉर करने से नहीं, चीज़ तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मली ठीक है। डिटरेंस मतलब अवॉइड करना होता है, डायलॉग से। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा हाँ, कॉन्फ्लिक्ट को ये अवॉइड करना, ये मतलब स्टॉप नहीं करे, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, हाँ मतलब अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है। थ्रू डिटरनेंस, हाँ अच्छा, अवॉइड करेगा, वही चीज़ बोल रहा है, सॉरी। प्रिवेंट करना मतलब तो रोकना, कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है ये अवॉइड करना, और डायलॉग से बात करके बात करेगा। प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो होता है, एक इंसान को आज़ादी मिलना चाहिए, वही सब चीज़ है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, सब एक दूसरे का हेल्प करेगा। तो इसमें कौन कौन होगा, नॉर्मल सा बात है, ये यूएस से रिलेटेड जो भी है वो सारा आ जाएगा। तो इसमें देखो, यूएसए आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, कनाडा आ गया, टर्की आ गया, पोलैंड आ गया, स्वीडन आ गया, फिनलैंड। एक ये टर्की तो है जो थोड़ा सा उधर का है, नहीं तो सारा तो आपको पता ही है, अमीर अमीर सब है। ठीक है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सारा वही है। नाटो कंट्रीज, नाटो कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर एक है एस सी ओ। एस सी ओ क्या है? एस सी ओ है, बता रहा हूँ, एस सी ओ भी एक ये है, ये किसका, ये आपको ये देख के आपको पता चल जाना है कि चाहिए कि ये चाइना का है। ये क्यों बनाया होगा इन्होंने? ये इसका कुछ रीजन है, इन लोगों ने कहा कि जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्री के साथ हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्रीज किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए नेबरिंग कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, हम लोग भी एक ग्रुप बना लेते हैं, सारा सबको बुलाएंगे उसमें। तो इसीलिए एस सी ओ को बनाया गया, ताकि उन लोग अच्छे से शूट कर पाए, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही है ट्रेड उन लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर तो बीजिंग में होगा, को पता होना चाहिए, क्योंकि चाइना का बात हो रहा है तो बीजिंग में होगा। एनुअली इसका समिट होता था टियानजिन, चाइना में। इस बार 2025 का समिट हुआ। तो देखिए रीजन अब देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड नेबरिंग, नेबरली रिलेशन, अच्छा नेबर रिलेशन करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। प्रोमोट इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, कल्चर, मतलब बोल रहा है इफेक्टिव कोऑपरेशन करेंगे किसमें, पॉलिटिक्स में भी, ट्रेड में भी, कल्चर में। ट्रेड का तो ज़्यादा ही करता है, कल्चर में बुद्धा का आ जाएगा। जॉइंटली मेंटेन रीजनल पीस, रीजनल पीस का बात क्यों किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है साउथ चाइना सी में, और उन आसपास के इलाके में। चाइना ऐसा है ना, चाइना किसी को भी कुछ भी चीज़ देख लेता है, पानी को बोल देता है ये मेरा है, हालांकि वो मतलब जो यूएन ने बनाया उसको मानता ही नहीं। वो कहता है ना, ये जो पानी है ना, ये पानी पहले पानी, ये बाद में आया, ये डूब गया, पहले यहाँ पे आइलैंड था जो कि हम लोग का था, हम लोग के राजा का था, ऐसा करके बोलता है, जबकि वो है ही नहीं, कुछ भी बोलता है। तो ये है, ठीक। फिर क्रिएट ए न्यू डेमोक्रेटिक इंटरपोल, पॉलिटिकल ऑर्डर बनाता है। फिर काउंटर टेररिज्म हो गया, क्रिएट ए न्यू डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, और काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को ये करता है, ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म तो पता होगा, नक्सलवादी। सेपरेटिज्म मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, वैसे ही काउंटर टेररिज्म को खत्म करेगा। तो इसमें कौन कौन है, जितना भी नेबरिंग कंट्री है, चाइना आ गया, रसिया आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, ईरान आ गया, कजाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सारा नेबरिंग कंट्री जाएगा। ठीक है, अब क्वाड को मैं कल से करूंगा, अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, 30 मिनट का रखना था, लंबा हो जा रहा है, तो इसको मैं कल से करूंगा। ये भी वैसे ही है, ये चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए किया जाता है। थैंक यू। कल कल इसको ख़त्म कर देंगे।